बचपन से हम सब ने यही पढ़ा है ना कि लोकतंत्र दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था है, मतलब एकदम परफेक्ट। हाँ, जनता का शासन। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर वो व्यवस्था जिसे हम इतने गर्व से जनता का शासन मानते हैं, वो असल में सिर्फ एक बहुत ही चालाकी से बुना गया भ्रम हो। एक इल्यूजन। हाँ, एक ऐसा भ्रम जिसे बस कुछ मुट्ठी भर लोग अपने फायदे के लिए चला रहे हो। मतलब इसे ऐसे समझते हैं, अक्सर जब हम किसी नई इमारत का ब्लूप्रिंट देखते हैं तो वो कागज पर बिल्कुल परफेक्ट लगता है। सही बात है, लाइनें एकदम सीधी होती हैं। एकदम सीधी, और गणित भी इतना सटीक होता है कि लगता है ये ढांचा तो कभी गिर ही नहीं सकता। हम उस ब्लूप्रिंट पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि जब इमारत की छत टपकने लगती है या दीवारों में दरारें आ जाती हैं, हाँ, तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि शायद उस डिजाइन में ही कोई बुनियादी खोट था। हम बस मरम्मत करने वालों को दोष देते रहते हैं। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। हम सोचने लगते हैं कि शायद इस्तेमाल किया गया सीमेंट खराब था या बनाने वाले मजदूरों ने कोई गलती कर दी होगी। बिल्कुल। लेकिन हम उस मूल नक्शे पर सवाल उठाने से कतराते हैं, क्योंकि वो नक्शा समय के साथ हमारे लिए एक तरह से पवित्र आदर्श बन चुका होता है। और आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे ही पवित्र माने जाने वाले नक्शे पर उठाए गए बहुत ही तीखे और असहज करने वाले सवालों को कुरेदने वाले हैं। हमारी आज की इस चर्चा का आधार एक बेहद विवादास्पद लेख है जिसका शीर्षक भी काफी कड़ा है। हाँ, शीर्षक है द इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द राइज ऑफ मॉबोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का भ्रम और भीड़ तंत्र का उदय। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले ही ये बात साफ कर देना बहुत जरूरी है कि इस लेख में शासन प्रणालियों की बहुत ही गहरी और कड़े राजनीतिक विचारों वाली आलोचनाएं शामिल हैं। बिल्कुल, और हमारी ये चर्चा पूरी तरह से निष्पक्ष है। एकदम। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा या इस लेख में दिए गए विचारों का समर्थन या बचाव नहीं कर रहे हैं। हमारा काम केवल एक निष्पक्ष लेंस से यह समझना है कि इस लेखक के तर्कों की बुनियाद क्या है और वे हमारी जानी पहचानी दुनिया को किस अलग नजरिए से देखते हैं। क्योंकि देखिए, इस तरह के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से ही हम किसी भी व्यवस्था की असली ताकत या कमजोरी को परख सकते हैं। सही कहा आपने। जब हम उस लेंस को लगाते हैं जिससे लेखक दुनिया को देख रहा है, तो हमें वे दरारें साफ दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस लेख का शीर्षक ही अपने आप में पूरी सिस्टम पर एक सीधा प्रहार है। और यही वजह है कि स्कूलों में हमें लोकतंत्र की जो एक आदर्श परिभाषा रटाई जाती है ना, इस लेख के तर्कों को देखकर मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई है। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि लेखक ने इस व्यवस्था के भीतर ऐसे कौन से छेद देखे हैं। तो शुरुआत कहाँ से की गई है इसमें? लेख की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और सीधी बात से होती है कि एक अच्छे और स्वस्थ समाज के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसके नागरिक अच्छे, स्वस्थ और सुशिक्षित हों। ये बात तो इतनी सामान्य लगती है कि इस पर बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं दिखती। वही तो। मेरा मतलब है, कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा। एक मजबूत इमारत के लिए मजबूत ईंटों की जरूरत तो होती ही है। बिल्कुल होती है। अगर समाज के नागरिक सुशिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो वो समाज कभी भी सही दिशा में प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहीं से लेखक का नजरिया एक बहुत ही तीखा मोड़ लेता है। लेखक का दावा है कि जो वर्तमान राजनीतिज्ञ हैं, वे समाज की इन कमियों को दूर करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। सिर्फ असमर्थ नहीं, बात सिर्फ असमर्थता पर आकर नहीं रुकती। लेख ये तर्क देता है कि नेताओं की कार्यप्रणाली एक स्वस्थ समाज के विकास के लिए स्वाभाविक रूप से हानिकारक है। हानिकारक? ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, और ये पढ़ते मुझे लगा कि ये तो कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जा रहे हो जिसका इलाज बीमारी को ठीक करने के बजाय जानबूझकर उसे और बढ़ा रहा है। एक लालची डॉक्टर की तरह। हाँ, पर मुझे यहाँ एक उलझन है। आखिर कोई डॉक्टर जानबूझकर अपने मरीज की बीमारी क्यों बढ़ाएगा? राजनीतिज्ञ समाज के लिए इतने हानिकारक क्यों हो गए हैं? देखिए, इस डॉक्टर वाली उपमा को अगर हम राजनीतिक व्यवस्था के चश्मे से देखें ना, तो कारण साफ हो जाता है। वो कैसे? अगर कोई ऐसा डॉक्टर है जिसकी पूरी आजीविका और रसूख इस बात पर टिका है कि मरीज बार बार उसके क्लिनिक के चक्कर काटे। ओहो, मतलब मरीज कभी पूरी तरह से ठीक ही ना हो? बिल्कुल, वो कभी नहीं चाहेगा कि मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर आत्मनिर्भर हो जाए। लेखक के अनुसार नेताओं का मुख्य ध्यान
नागरिकों को सुशिक्षित करने या उन्हें गहराई से जागरूक बनाने पर है ही नहीं। तो उनका ध्यान किस पर है? उनकी सत्ता जनता की इसी अज्ञानता और निर्भरता पर पनपती है। यानी अगर नागरिक वाकई सुशिक्षित और जागरूक हो गए तो वे केवल मुफ्त की चीजों या थोड़े बहुत फायदों से खुश नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, वे व्यवस्था में बुनियादी सुधार की मांग करेंगे और तीखे सवाल पूछेंगे। और कोई भी सत्ताधारी ये नहीं चाहता कि उससे तीखे सवाल पूछे जाएं। नेताओं के लिए एक ऐसा समाज बहुत ज्यादा अनुकूल और सुरक्षित होता है जो उन पर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए निर्भर रहे। मतलब उन्हें अपने जाल में फंसाए रखो। हाँ, इसलिए वे समाज की मूल कमियों जैसे अशिक्षा या गरीबी को जड़ से खत्म करने के बजाय उसी कमी का फायदा उठाते हैं। वे तात्कालिक राहत देते हैं, स्थायी समाधान नहीं। तो लेखक के नजरिए से राजनीतिज्ञों की ये सोची समझी विफलता ही वो दीमक है जो आगे चलकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की जड़ों को खोखला कर देती है। एकदम सही। ये समझना थोड़ा डराने वाला है कि जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं उनका असली फायदा सिस्टम को ठीक न करने में है। और यही इस लेख का सबसे कड़वा सच है। अब अगर हम इस तर्क की अगली कड़ी को जोड़ें तो एक और गंभीर सवाल खड़ा होता है। अगर व्यवस्था ऐसे नेताओं के हाथ में है जो नागरिकों को अशिक्षित और निर्भर रखना चाहते हैं, हाँ। और फिर इसी समाज में सत्ता का फैसला बहुमत के आधार पर होता है, तो हालात क्या होंगे? और यहीं से लेख का वो हिस्सा शुरू होता है जहां लोकतंत्र के आदर्श विचार की कह सकते धज्जियां उड़ाई गई हैं। सैद्धांतिक रूप से ये वो बिंदु है जहां लेखक सबसे बड़ा वैचारिक प्रहार करता है। ठीक है, तो आइए इस बात को थोड़ा खोलकर देखते हैं। हम सबने स्कूल में अब्राहम लिंकन की वो मशहूर परिभाषा रटी है, जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। हर किसी को ये परिभाषा याद होती है। हाँ, लेकिन ये लेख इस पूरी परिभाषा को सिरे से नकार देता है। लेख के अनुसार वास्तविकता में लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ बहुमत का शासन है, मेजॉरिटी रूल। बिल्कुल। और क्योंकि ये पूरा ढांचा एक भीड़ मनस्थिति यानी मॉब मेंटालिटी द्वारा संचालित होता है, इसलिए ये लोकतंत्र असल में भीड़ तंत्र या मोबोक्रेसी बन जाता है। भीड़ तंत्र। हाँ, पर यहाँ मुझे लेखक का तर्क थोड़ा उलझा हुआ लगता है। क्या केवल बहुत सारे लोगों के एक साथ होने से ही कोई समूह खतरनाक या दिशाहीन हो जाता है? मतलब जनता और भीड़ में आखिर फर्क क्या है? ये फर्क ही इस पूरे लेख की जान है। देखिए, जब हम जनता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक सामूहिकता और तर्कशीलता का भाव छिपा होता है, एक जिम्मेदारी का भाव। बिल्कुल। हम मानकर चलते हैं कि हर व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक सामूहिक निर्णय में योगदान दे रहा है। सही। लेकिन मनोविज्ञान इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से साबित करता है कि जब लोग एक बड़ी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो उनकी व्यक्तिगत सोचने समझने की क्षमता लगभग गायब हो जाती है। अच्छा, मतलब वो अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। हाँ, लेखक इसी भीड़ मनस्थिति की ओर इशारा कर रहा है। भीड़ में तर्क नहीं होता, केवल भावनाएं, आवेग और शोर होता है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जब अकेला होता है तो वो शायद सही गलत का आंकलन करे। बिल्कुल करेगा। लेकिन जब वो देखता है कि हजारों लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो वो बिना सोचे समझे बस उस झुंड के पीछे चल पड़ता है, भेड़ों की तरह। एकदम भेड़ों की तरह। अब इस मनोवैज्ञानिक सच्चाई को चुनाव और राजनीति पर लागू करके देखिए। जब फैसले इस आधार पर होने लगे कि कितने लोग एक बात का समर्थन कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो बात कितनी सही या कितनी तार्किक है, तो वो व्यवस्था लोकतंत्र नहीं रह जाती, वो भीड़ तंत्र बन जाती है। बिल्कुल। लेखक ये रेखांकित कर रहा है कि कैसे लोकतांत्रिक ढांचे में संख्या बल हमेशा विचारशीलता पर हावी हो जाता है। भीड़ को भड़काना बहुत आसान है। हाँ, भावनाओं से खेलना आसान होता है। लेकिन उसी भीड़ को किसी जटिल आर्थिक या सामाजिक नीति पर तर्क करना सिखाना बहुत मुश्किल है। अगर हम वापस उस ब्लूप्रिंट वाले उदाहरण पर जाएं, तो ब्लूप्रिंट में ये मान लिया गया था कि हर नागरिक अपना वोट बहुत सोच समझकर तथ्यों के आधार पर देगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। बिल्कुल। हकीकत में लोग बस भावनाओं में बहकर या भीड़ की चाल देखकर अपना फैसला ले रहे हैं। और अगर ऐसा है तो ये लेख अपने सबसे कड़वे और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाले निष्कर्ष पर पहुंचता है, जिससे लेखक मूर्ख तंत्र या फूलक्रेसी कहता है। हाँ, मूर्ख तंत्र। ये शब्द सुनते ही थोड़ा अजीब लगता है। ये इस लेख के तर्कों का सबसे चरम बिंदु है, जहां लेखक लोकतंत्र के खिलाफ एक तरह का गणितीय या दार्शनिक समीकरण पेश करता है। तो ये समीकरण काम कैसे करता है? लेखक का कहना है कि किसी भी समाज का बहुसंख्यक वर्ग अक्सर अविवेकी यानी इर्रेशनल होता है।
उनका मानना है कि जो बुद्धिमान, दूरदर्शी या तार्किक लोग होते हैं वे हमेशा समाज में एक छोटे अल्पसंख्यक समूह में होते हैं, माइनॉरिटी में। अब चूंकि लोकतंत्र में हर फैसला बहुमत से होता है और बहुमत हमेशा अविवेकी लोगों का होता है। बिल्कुल, तो अंततः यह भीड़ तंत्र एक मूर्ख तंत्र में ही तब्दील होगा। मतलब इस तर्क की कड़ियों को अगर हम जोड़ें, अगर ए का मतलब है कि सत्ता बहुमत के हाथ में है, हाँ, और बी का मतलब है कि बहुमत बुनियादी रूप से अविवेकी है, तो दोनों मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां हमेशा अविवेकपूर्ण फैसले ही लिए जाएंगे। एकदम सही। लेखक का यह नजरिया ये स्पष्ट करता है कि जब शासन में क्वालिटी के बजाय केवल क्वांटिटी को महत्व दिया जाता है तो पतन निश्चित है। इसे जमीन पर समझने के लिए मैं एक व्यवहारिक सा उदाहरण सामने रखती हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए 10 लोग एक कमरे में रहते हैं और उन्हें मिलकर ये तय करना है कि उनके पूरे महीने का राशन क्या होगा। ठीक है। उनमें से 8 लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्योंकि वो स्वादिष्ट लगता है और तुरंत खुशी देता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। लेकिन उनमें से केवल 2 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें सलाद, सब्जियां और सेहतमंद खाना चाहिए क्योंकि लंबे समय में शरीर के लिए वही सही है। सही बात है। अब क्योंकि कमरे में लोकतंत्र है तो वोटिंग होगी और जंक फूड 8-2 से जीत जाएगा। हाँ। पहला महीना ठीक गुजरेगा, दूसरे महीने फिर जंक फूड जीतेगा। धीरे धीरे वो 2 लोग जो सलाद चाहते थे वे इतने हाशिए पर चले जाएंगे कि वे बहस करना ही बंद कर देंगे। थक जाएंगे वो। हाँ, और अंत में वे 8 लोग जंक फूड खा खा कर बुरी तरह बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन वे इस बात का जश्न मनाते रहेंगे कि जीत उनके लोकतांत्रिक फैसले की हुई है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है मूर्ख तंत्र को समझने का। लेकिन यहाँ मेरी एक बड़ी आपत्ति है। क्या लेखक का ये तर्क मानव स्वभाव को लेकर बहुत ज्यादा निराशावादी नहीं है? मतलब क्या ये मान लेना सही है कि आम इंसान कभी सही फैसला ले ही नहीं सकता? ये तर्क तो मुझे सीधे तौर पर किसी तानाशाही या विशिष्टतावादी यानी एलिटिस्ट व्यवस्था की वकालत करता हुआ महसूस होता है। देखिए, आपकी आपत्ति बहुत ही जायज है और कई समाजशास्त्री लेखक के इस नजरिए की आलोचना भी करते हैं। लेखक का दृष्टिकोण निश्चित रूप से बहुत ही विशिष्टतावादी है, एलिटिस्ट है। हाँ, वो इस संभावना को लगभग पूरी तरह से नकार रहा है कि आम जनता समय के साथ अपनी गलतियों से सीख सकती है या एक परिपक्व निर्णय ले सकती है। वो आम जनता पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं। लेखक का मूल विश्वास ये है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता स्वाभाविक रूप से कुछ ही लोगों तक सीमित होती है और जब सत्ता उन अल्पसंख्यक बुद्धिमानों के हाथ से निकलकर बहुसंख्यक अविवेकी लोगों के हाथ में सौंप दी जाती है तो निर्णय लंबी अवधि के फायदों को देखकर नहीं लिए जाते। हाँ, बल्कि जंक फूड जैसी लुभावनी और तात्कालिक इच्छाओं को देखकर लिए जाते हैं। लेखक शायद किसी तानाशाही की वकालत नहीं कर रहा है, लेकिन वो लोकतंत्र की इस बुनियादी खामी का बहुत ही निर्मम तरीके से निदान कर रहा है। ये दर्शन और सिद्धांत की बात तो समझ में आती है, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है कि ये तथाकथित मूर्खतंत्र और भीड़ तंत्र असल जिंदगी में सड़कों पर या सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में कैसे काम करता है। जमीन पर इसका क्या असर होता है? हाँ, ये सिर्फ एक वैचारिक समस्या तो नहीं हो सकती ना, इसका कोई तो व्यावहारिक असर होता होगा। लेख का अगला हिस्सा इसी बात पर गहराई से चोट करता है, जिसे लकवाग्रस्त शासन या पैरालाइज्ड गवर्नेंस कहा गया है। इस बिंदु पर आकर लेख केवल सैद्धांतिक आलोचना से बाहर निकलता है और सीधे शासन प्रणाली की रोजमर्रा की कार्य प्रणाली के पीछे के मैकेनिक्स को बेनकाब करता है। तो लेख में ये दावा किया गया है कि हमारे इस लोकतांत्रिक ढांचे में सरकारें कानून बनाने के लिए तो हमेशा बहुत उत्सुक रहती हैं। बिल्कुल, रोज नए कानून बनते हैं। हाँ, नई नीतियां और नए नियम बनते, लेकिन जब बात उन कानूनों को जमीन पर सख्ती से लागू करने की आती है तो सरकारें एकदम सुस्त या लकवाग्रस्त दिखाई देती हैं, पैरालाइज्ड हो जाती हैं। इसका सीधा संबंध वोटों की राजनीति से बताया गया है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि कानून बनाने और उसे लागू करने के बीच ये खाई इतनी गहरी क्यों हो जाती है? इसका जवाब उस दुष्चक्र में छिपा है जिसमें हर नेता फंसा हुआ है, एक विशेष साइकिल। हाँ, देखिए, नेताओं को अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारी मात्रा में वोटों की जरूरत होती है और ये वोट कोई हवा में तो बनते नहीं। लेख स्पष्ट रूप से कहता है कि ये वोट अक्सर प्रभावशाली असामाजिक तत्वों यानी एंटी सोशल एलिमेंट्स द्वारा जुटाए जाते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और सरल करते हैं।
ये मुझे एक स्कूल के उस प्रिंसिपल की स्थिति की तरह लगता है जो बाहर से बहुत सख्त दिखना चाहता है। हाँ, बताइए कैसे? वो प्रिंसिपल स्कूल के नोटिस बोर्ड पर अनुशासन के 100 नए नियम लिख देता है कि कोई कॉरिडोर में भागेगा नहीं, कोई किसी से मारपीट नहीं करेगा। कागजी नियम? बिल्कुल, लेकिन उसी स्कूल में कुछ गुंडे और दबंग छात्र हैं जो रोज नियम तोड़ते हैं। प्रिंसिपल कभी उन गुंडों को सजा नहीं देता। क्यों? क्योंकि असल में वही गुंडे बाकी बच्चों को डरा धमकाकर या बहला फुसलाकर प्रिंसिपल के लिए समर्थन जुटाते हैं। बहुत खूब। अगर प्रिंसिपल उन गुंडों पर कार्रवाई करेगा तो उसकी अपनी कुर्सी ही खतरे में पड़ जाएगी। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन लाल लेख एक और तत्व जोड़ता है, मीडिया। असामाजिक तत्व मीडिया का इस्तेमाल करके ये वोट कैसे जुटाते हैं, मतलब ये तंत्र काम कैसे करता है। इस स्कूल वाली उपमा को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं तो सोचिए कि उन गुंडों के पास स्कूल का लाउड स्पीकर भी है। बाप रे, तब तो बहुत शोर मचेगा। हाँ, लेखक समझाता है कि असामाजिक तत्व जमीन पर लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और मीडिया जो यहाँ लाउड स्पीकर का काम करता है उसका इस्तेमाल करके वे एक नैरेटिव या माहौल तैयार करते हैं। तो वो छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं। बिल्कुल, वे किसी छोटी सी बात को भड़काकर एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा बना देते हैं। इससे होता यह है कि भीड़ तर्क करना बंद कर देती है और केवल अपनी भावनाओं के आधार पर एकजुट हो जाती है। यानी वे मीडिया के जरिए लोगों के मन में ये डर या गुस्सा बिठा देते हैं और फिर नेता को एक मसीहा के रूप में पेश करते हैं। एकदम सटीक। ये तत्व मीडिया के जरिए जनमत को इस तरह से आकार देते हैं कि भीड़ उसी नेता को वोट दे जो इन तत्वों का संरक्षण कर रहा है। ये तो पूरा एक नेक्सस है। अब जरा उस नेता की स्थिति सोचिए। वो सत्ता में इसलिए आया है क्योंकि उन असामाजिक तत्वों ने भीड़ की मनस्थिति को उसके पक्ष में मोड़ा है। तो क्या वो नेता कभी भी उन प्रभावशाली तत्वों के खिलाफ बनाए गए किसी सख्त कानून को लागू कर पाएगा? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन उसने उन तत्वों पर हाथ डाला उसी दिन उसका वो वोट बैंक खिसक जाएगा जो उन तत्वों ने मीडिया के जरिए उसके लिए तैयार किया था। और इसी विरोधाभास के कारण पूरी की पूरी शासन व्यवस्था लकवाग्रस्त हो जाती है, पैरालाइज्ड। हाँ, सरकार कागज पर भ्रष्टाचार के खिलाफ या अपराध के खिलाफ बहुत ही कड़े और शानदार कानून बनाती है। कानून बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आम जनता को या उस भीड़ को यह भ्रम रहे कि उनकी सरकार बहुत काम कर रही है। ओहो, यही वो इल्यूजन है। हाँ, ये उस इल्यूजन ऑफ डेमोक्रेसी को बनाए रखने का सबसे कारगर तरीका है। लेकिन उन कानूनों को कभी उन लोगों पर लागू नहीं किया जाता जो असल में सिस्टम को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, क्योंकि सत्ता में बने रहने की यही सबसे बड़ी मजबूरी है। बिल्कुल। ये तो ऐसा लगता है जैसे पूरी व्यवस्था एक बहुत ही सधे हुए और महंगे नाटक की तरह चल रही है। मतलब मंच पर हर कोई अपना अपना तय किया हुआ किरदार पूरी शिद्दत से निभा रहा है। सब एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, नेता कानून पास करने का नाटक कर रहे हैं, मीडिया बहस करने का नाटक कर रहा है और जनता ये सोचकर खुश है कि वो अपनी किस्मत खुद तय कर रही है। लेकिन नेपथ्य में, बैक स्टेज में हकीकत में कुछ भी नहीं बदल रहा। नियंत्रण उन्हीं चंद लोगों के हाथ में है जो उस भीड़ की भावनाओं को चला रहे हैं। और इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विडंबना ही यही है कि लोगों को अपनी बेड़ियों का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन बेड़ियों को उन्होंने खुद वोट देकर चुना है। सच में ये बहुत ही गहरा विचार है। तो इस पूरी गहन चर्चा के बाद अब समय आ गया है कि हम उन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखें जो हमने आज खोली हैं। बिल्कुल, वो ब्लूप्रिंट वाली छवि। हाँ, हमने सफर की शुरुआत में देखा कि कैसे लेखक का ये मानना है कि राजनीतिज्ञ कभी भी समाज को सुशिक्षित और आत्मनिर्भर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी सत्ता लोगों के अज्ञानता और निर्भरता पर ही टिकी होती है। और इसके बाद हमने उस खतरनाक बदलाव को समझा कि कैसे जब अशिक्षित लोगों की एक बड़ी भीड़ के हाथ में फैसले लेने की ताकत आ जाती है तो जनता का शासन असल में भीड़ तंत्र में बदल जाता है, जहां तर्क और विचारशीलता की जगह शोर और भावनाओं का राज होता है। और क्योंकि इस पूरे तंत्र में संख्या बल हावी होता है और लेखक के अनुसार बहुमत अक्सर अविवेकी होता है, इसलिए ये व्यवस्था अंततः एक मूर्ख तंत्र का रूप ले लेती है, जहां सलाद खाने वालों की आवाज पिज्जा खाने वालों के शोर में पूरी तरह दब जाती है। बिल्कुल सही याद दिलाया। और सबसे अंत में हमने इस पूरे चक्र का वो व्यवहारिक नतीजा देखा जहां कानून केवल कागजों पर या फाइलों में बंद रह जाते हैं, क्योंकि नेता उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कभी कार्रवाई कर ही नहीं सकते जो मीडिया के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करके उन्हें सत्ता तक पहुंचाते हैं और इस तरह पूरी शासन व्यवस्था को लकवा मार जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि हम इस इतनी नकारात्मक, निराशावादी और शायद थोड़ी कड़वी बात पर इतनी लंबी चर्चा क्यों कर रहे हैं? मतलब सुनने वालों के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। देखिए,
ये बहुत मुमकिन है कि सुनने वाले लोग इस लेख के चरम विचारों से पूरी तरह असहमत हों, और होना भी चाहिए। आखिरकार इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था ने दुनिया के कई हिस्सों में बेमिसाल प्रगति भी की है और लोगों को अधिकार भी दिए हैं। बिल्कुल, लोकतंत्र के फायदे भी अनगिनत हैं। लेकिन किसी भी व्यवस्था की इतनी तीखी और निर्मम आलोचनाओं को समझना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आलोचनाएं उस व्यवस्था की सबसे गहरी और छिपी हुई कमजोरियों पर उंगली रखती हैं। अगर हम कमजोरी नहीं जानेंगे तो उसे ठीक कैसे करेंगे? एकदम सही। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भीड़ तंत्र कैसे काम करता है या वोटों की राजनीति कैसे न्याय को लकवाग्रस्त कर देती है, तब तक हम एक सुशिक्षित और जागरूक नागरिक वर्ग के असली महत्व को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। और ये चर्चा हमें ये भी याद दिलाती है कि नागरिक होने का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबाना नहीं है, बल्कि भीड़ का हिस्सा बनने से इनकार करना और लगातार तार्किक सवाल पूछते रहना है। बिल्कुल, और यही विचार हमें वापस हमारे उसी शुरुआती ब्लूप्रिंट वाले उदाहरण पर ले आता है। जब इमारत की छत टपकती है ना कहीं कुछ तो गलत होता ही है। दरारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, तो इस पूरी चर्चा के बाद यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर हम एक पल के लिए लेखक की इस कड़वी बात को मान भी लें कि हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में बुद्धिमान लोगों की आवाज अविवेकी बहुमत के शोर में पूरी तरह दब जाती है, तो फिर एक ऐसे समाज के पास विकल्प क्या बचता है जो अपनी स्वतंत्रता भी नहीं खोना चाहता? क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं तो क्या? वही तो, क्या कोई और व्यवस्था इससे बेहतर हो सकती है, या वो भी बिना किसी रोक टोक के सीधे तानाशाही में बदल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इन सबसे बड़ा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या असल खराबी इस शासन प्रणाली के उस बुनियादी डिजाइन में है जिसे हमने इतने प्यार और उम्मीद से बनाया था, या फिर ये हमारी उस सामूहिक विफलता का नतीजा है जिसके कारण हम एक ऐसा सुशिक्षित, स्वतंत्र सोचने वाला और जागरूक नागरिक वर्ग तैयार ही नहीं कर पाए जो इस शानदार प्रणाली को भीड़ तंत्र बनने से रोक सके? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, जब तक इन असहज करने वाले सवालों का सामना नहीं किया जाएगा, वो टपकती हुई छत और उसकी दरारें शायद कभी ठीक नहीं हो पाएंगी।